मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सोफिया इकबाल हुसैन, फ़िज़िकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताती हूँ। मैक्सिमम बच्चे हमारी क्लास में हिंदी मीडियम के होते हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये बुक है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भौतिक रसायन। ऑथर है इसके सुरेश आमेटा, रामेश्वर आमेटा और अक्षत आमेटा। ये बुक आपको फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री कवर करती है। ये इसके अंदर का पेज है। इस तरीके से बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये बुक केवल फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री है और टेक्स्ट बुक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बुक है फ़िज़िकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा पठानिया, और एक दूसरी बुक है फ़िज़िकल केमिस्ट्री बाय गुरदीप चटवाल। ये दोनों बुक रेफरेंस बुक है। इसमें अपने सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, और ये दोनों रेफरेंस बुक आपको तीनों साल कवर करेगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की फ़िज़िकल केमिस्ट्री आप इस बुक से कर पाएंगे। कुछ पार्ट इसमें एक्स्ट्रा होता है, कुछ पार्ट इसमें नहीं होता है। जो पार्ट एक्स्ट्रा होता है वो हम सिलेबस को देख करके छोड़ देते हैं, और जो पार्ट नहीं होता है वो मैं डेरिवेशन करके आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप वो डेरिवेशन पार्ट उससे ले सकते हैं। तो हिंदी मीडियम की बुक टेक्स्ट बुक है, केवल फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री है उसमें। इंग्लिश मीडियम की जो दोनों बुक मैंने बताई है, पुरी शर्मा पठानिया और गुरदीप चटवाल, ये दोनों बुक रेफरेंस बुक है। ये आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल कवर करेगी। तो आप ये बुक लेना शुरू कर दें, फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टर्म पे आपको बताया था कि हम यूनिट 5 का पहला टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे शुरू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम आज शुरू करते हैं। हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या जानकारी है, क्या डेफिनेशन है। हम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आज कवर करेंगे। व्हाट इज़ एटम? एटम को हम कहते हैं कि इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थ की सबसे छोटी मूलभूत इकाई, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी मैटर इज टर्म्ड एज एटम। ये हम एटम की बेसिक डेफिनेशन देते आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे हमको डाल्टन ने कहा, 1808 में डाल्टन ने कहा कि परमाणु सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट है, सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा? ये डाल्टन ने कहा। डाल्टन ने क्या कहा? हम किसी भी मैटर को तोड़ते जाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बचती है उस यूनिट को हम क्या बोल देते हैं? इनडिविजिबल पार्ट जो बचता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे लिए एटम कहलाती है। लेकिन इसके बाद आगे जब और डिस्कवरी हुई तब हमें पता लगा, जे थॉमसन ने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, गोल्डस्टीन ने कहा एटम में प्रोटॉन होते हैं, और चैडविक ने कहा कि एटम में न्यूट्रॉन होते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डाल्टन ने जिसे इनडिविजिबल यूनिट कहा था वो यूनिट इनडिविजिबल नहीं है, वो यूनिट डिविजिबल है इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी वो एटम इन 3 यूनिट से मिलकर के बना है। इसलिए अब हम एटम को ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ द मैटर। हम क्या कहेंगे कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को रखता है वो डिविजिबल हो सकती है, लेकिन डिविजिबल होने के बाद वो प्रॉपर्टी प्रोटॉन की हो जाती है, वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की हो जाती है, वो प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की हो जाती है। वो एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो स्मॉलेस्ट वो यूनिट जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टर्म्ड एज एटम। ओके, जब हम आगे आते हैं, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया? सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने 1911 में कहा था। हम छोटी क्लासेस में बच्चों
वो हिट करने वाला पढ़ते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को जब हिट करते हैं तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल पास हो जाते हैं, कुछ हाई एंगल पर रिटर्न हो जाते हैं और केवल एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसा होता है जो रिटर्न बैक आ जाता है। इस बेस पर हम क्या कहते हैं, इस बेस पर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था कि रदरफोर्ड ये कहते थे कि जब सेंटर में इसके बहुत सेंटर में सारा पॉजिटिव मास है, एटम का सारा भाग मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है और इलेक्ट्रॉन उस एटम के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता है कि बीच में क्या है, बीच में हमारे पास प्रोटॉन है, बीच में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इसने हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था। लेकिन इस मॉडल की भी अपनी कमियां थी। क्या कमी थी कि अगर पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ये अपनी एनर्जी खोते 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 अंदर चला जाएगा, प्रोटॉन के अंदर समा जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंगली हमारा न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। हमारा एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। उस एटम में प्रोटॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर के इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। दूसरी बात, ये स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट को नहीं समझा सका, इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था एकदम क्रूड मॉडल था। इसने हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल बनाने की जानकारी दी, प्रेरणा दी, लेकिन इस मॉडल पे हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग मॉडल आते गए। जैसे इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया, उसके पहले हम एक बात पढ़ेंगे यहाँ पर, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। किसकी, रेडिएशन की। लाइट का कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लाइट का क्वांटम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्वांटम कंसेप्ट क्या कहता है, इससे पहले क्वांटम कंसेप्ट्स के आने से पहले तक लाइट को हम क्या मानते थे, क्वांटम कंसेप्ट के आने से पहले 1800 तक लाइट को वेव माना जाता था। क्या माना जाता था, वेव माना जाता था, तरंग प्रकृति माना जाता था। हम यहाँ दो बात कहना चाहते हैं, जब भी तरंग प्रकृति की बात करते हैं तो कंटिन्यूस होती हैं। आपको पता होगा वेव कंटिन्यूस बढ़ती है, कम होती है, कहीं भी ज़ीरो नहीं होती है, या तो बढ़ रही होती है, कम हो रही थी। तो 1900 तक लाइट को वेव माना जाता था जिसमें कंटिन्यूस नेचर होता है। इसके बाद पहला कंसेप्ट किसने दिया, इसके बाद पहला कंसेप्ट एक नया रिवोल्यूशन किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया। मैक्स प्लैंक का ये कहना था कि लाइट जो है वो लाइट कंटिन्यूस नहीं है, एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन पैकेट्स। छोटे छोटे पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब होती, 1 2 3 4 5, 1.1 1.2 कुछ भी नहीं होता, या तो एक पैकेट एब्जॉर्ब होगा या 2 पैकेट एब्जॉर्ब होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत चेंज हुआ। हम क्या कह रहे हैं, 1900 तक लाइट को कंटिन्यूस माना जाता था, वेव माना जाता था। लेकिन मैक्स प्लैंक ने जो कंसेप्ट दिया, जो क्वांटम कंसेप्ट दिया, मैक्स प्लैंक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली लाइट कैन बी एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन पैकेट्स। एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, और क्वांटम का प्लूरल क्या है, क्वांटा। 2 3 4 पैकेट एब्जॉर्ब होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन पैकेट्स, इन स्मॉल पैकेट्स। 1 पैकेट इज टर्म्ड एज क्वांटम एंड क्वांटम का प्लूरल क्या है, क्वांटा। जब हम इसकी बात देखते हैं तो एक पैकेट के लिए एनर्जी का कैलकुलेशन का उन्होंने क्या फार्मूला दिया, E = h²। क्या फार्मूला दिया, E = h²। व्हाट इज h? h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक ने दिया, इसलिए उसको ऑनर करने के लिए इस कांस्टेंट का नाम क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी वैल्यू एक यूनिट में आनी चाहिए, CGS तो CGS, MKS तो MKS, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि सारी यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो h जो हमने यहाँ पे यूनिट लिखी है 6.625 × 10⁻⁻27, खाली ये कह देने से h की वैल्यू नहीं हो जाती है। इसके आगे हम क्या कह रहे हैं, अर्ग सेकेंड, यानी ये CGS में वैल्यू है। 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड।
हमेशा फिज़िकल केमिस्ट्री में पहला काम हमारा ये होता है कि हम सारी यूनिट को एक सिस्टम में करते हैं, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ कि इस H से हम किस तरीके से एक क्वांटम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या है, येलो लाइट ऑफ रेडिएशन, येलो लाइट ऑफ सोडियम, सोडियम की येलो लाइट के एक क्वांटम की एनर्जी को कैलकुलेट करिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी का फार्मूला E = h न्यू। H की वैल्यू हमने क्या दी, 6.627 × 10⁻27। और न्यू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति येलो लाइट के लिए क्या होती है, येलो लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी है 5.2 × 10⁻14। तो h इंटू न्यू कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3.44 × 10⁻12 आर्क्स हमारे पास आ गया। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक क्वांटम लाइट की एनर्जी है येलो लाइट ऑफ सोडियम की। तो यहाँ जो हमने कहा, हम एक पैकेट या 2 पैकेट, या तो एक पैकेट एब्जॉर्ब होगा या 2 पैकेट एब्जॉर्ब होगा, 1.2 1.3 ऐसा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। करेक्ट। आइंस्टीन ने इस फॉर्मूले को E = h न्यू को स्टडी करके हमें कहा कि ये कंसेप्ट, ये फार्मूला इनफैक्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फार्मूला है, इसमें 2 अपोजिंग कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। आइंस्टीन का क्या कहना था, आइंस्टीन का कहना था कि इसमें 2 अपोजिंग कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। कौन कौन से 2 अपोजिंग कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं, पहला कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है ई एनर्जी। एनर्जी किसकी होती है, एनर्जी होती है हमेशा पार्टिकल की, एनर्जी वेव की नहीं लिखी जाती है। एनर्जी एक पैकेट की रिप्रेजेंट करी जा रही है, एक पार्टिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट करी जा रही है, यानी ये ई पार्टिकल कंसेप्ट को बताता है। ये ई क्या बता रहा है, पार्टिकल कंसेप्ट को बता रहा है। दूसरी बात, फॉर्मूला हमारा क्या है, E = h न्यू। तो ये न्यू क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तरंग की होती है। तो ये न्यू बताता है, वेव कंसेप्ट को बताता है, फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को बताता है, ये वेव कंसेप्ट को बताता है। यानी E = h न्यू एक ऐसा फार्मूला है जो 2 अलग अलग कंसेप्ट को साथ लेकर के चलता है। वेव कंसेप्ट की फ्रीक्वेंसी है और पार्टिकल कंसेप्ट का एनर्जी है। तो ये हमारे लिए रिवोल्यूशनरी है। आगे चल कर हम इसी के बेस पर एनर्जी का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसी के बेस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट रन पर हम बोर का क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।